ये जो पार्लियामेंट के फ्लोर ऑफ द हाउस कहा गया था कि लद्दाख के लोगों का एम्पावरमेंट होगा, लद्दाख के लोगों की भागीदारी होगी, वो हमें लगता है कि वो हमसे छीन गई है। यानी करगिल में एक आदमी अगर छत से गिर जाता है तो उसको सिटी स्कैन करने के लिए मशीन नहीं है, उसको श्रीनगर रेफर करना पड़ता है। तो एक यूटी बनने के बाद भी आपकी ये हालत है। हमारी जो पहली मांग है कि लद्दाख को सबसे पहले तो फुल फ्लेज स्टेटहुड दिया जाए, ताकि लोगों की अपनी असेंबली हो, अपनी गवर्नमेंट हो, अपनी सरकार हो, वो लद्दाख के बारे में लद्दाखी एटलीस्ट वो रूल कर सकें। पहले जम्मू कश्मीर में हमारे पास एक ही पार्लियामेंट सीट थी, तो अब जब हम लद्दाख खुद एक स्टेट या यूटी की शक्ल बन गई है, तो दो हमें लेह और कारगिल के लिए अलग अलग पार्लियामेंट में हमें जगह मिलनी चाहिए। ये हमारी डिमांड्स थी और मुझे लगता है कि ये सारी जो डिमांड्स हैं ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में आती है। हेलो और बहुत स्वागत है आपका। आज ये बहुत ही एक इनफॉर्मल हमारे दोस्त जो बहुत ही अजीज दोस्त हैं सज्जाद कारगिली, उनके साथ आज दिल्ली में इंसिडेंटली मुलाकात हुई और मालूम पड़ा कि वो पूरी लद्दाख की आवाज़ लेकर हम दिल्ली में आए हैं। और क्योंकि मैं खुद लेह के साथ जुड़ा रहा हूँ, उसका विजन डॉक्यूमेंट लिखने में अहम भूमिका निभाई है और मैं जानता हूँ कि लद्दाख में खासकर जब से 370 हटी है उसके बाद से बहुत एस्पिरेशंस थी लोगों में कि नया स्टेट बनेगा, बहुत कुछ हासिल किया जाएगा। लेकिन आज जो हम 3-4 साल का ये सफ़र देखते हैं उसमें हम पाते हैं कि लोगों में गुस्सा बढ़ा है, लोगों की आशा उस तरह से पूरी नहीं हुई है और पिछले दिनों से काफ़ी आंदोलन भी रहा है, जिसमें शेड्यूल 6 को लेकर या रोजगार के सवाल को लेकर जहाँ कमीशन ही नहीं है, तो ये पूरी और कोई असेंबली नहीं है, कोई पीपल्स वॉइस का सवाल नहीं है। तो क्योंकि सज्जाद हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमने कहा क्यों ना आपसे बात की जाए ताकि देश में विदेश में और हमारे तमाम दोस्तों को पता लगे कि आप जब आज दिल्ली आए हैं तो किस मकसद से आए हैं। और ये आपकी पहली तो नहीं है, आप पहले भी बहुत बार आए हैं। तो लेकिन उससे पहले कि आप ये बताएं आप आए हैं, अगर आप पूरा इसको सज्जाद भाई एक्सप्लेन कर पाएंगे कि आज एक्चुअली बहुत सारे लोगों को पता नहीं है लद्दाख में हो क्या रहा है। लद्दाख का मतलब कारगिल में, लेह में लोग घूमने जाते हैं, आ जाते हैं, बहुत सुंदर है, उसके अलावा मालूम नहीं है कि लोगों पे क्या है। तो अगर आप वो थोड़ा रखेंगे और फिर हम जानना चाहेंगे आप क्यों दिल्ली आए हैं। बेसिकली आपको मालूम है कि जब 5 अगस्त 2019 में रियासत जम्मू कश्मीर के दो अलग अलग हिस्से हुए, एक यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर बनी और एक यूनियन टेरिटरी लद्दाख को बनाया गया। हालांकि उस समय माहौल कुछ मुख्तलिफ था। एक तरफ लेह में लोगों में खुशी का माहौल था, करगिल में लोगों में जश्न हुआ, गम का माहौल था। कारगिल में लोग नहीं चाहते थे कि रियासत की तकसीम हो, लेह में लोग चाहते थे कि यूनियन टेरिटरी मिले। लेह में लोगों की एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा थी कि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद शायद लोगों की जो भागीदारी है डेवलपमेंट में, लोगों का जो रोल है लद्दाख यूटी के अंदर वो कुछ ज़्यादा होगा। लेकिन उसके बरखिलाफ हुआ। उसी तरह करगिल में भी जो गुस्सा था, उस गुस्से में तब इजाफा हुआ जब हमने देखा कि ज़मीनों का कोई संरक्षण नहीं है, ज़मीनों का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। इसका मतलब क्या है? अगर हम ज़मीनों का ज़मीनें तो है वहाँ पर, उसका संरक्षण का मतलब क्या है? लेकिन एक जो प्रोटेक्शन क्या बदलाव होता है? पहले कौन सा था? पहले आर्टिकल 335 की वजह से कम जो ज़मीनें थी, ज़मीनों का मालिकाना जो हक था, हक के मिल्कियत जिसे हम कहते हैं, वो लोगों के पास हुआ करता था। या फिर आपको बहुत सारी ज़मीनें ऐसी थी जहाँ पे लोग जो है अपना लोगों को ये एक एतमाद था कि हमारी यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ का कल्चर, यहाँ का ज़मीनों पे कोई बाहर का हस्तक्षेप, बाहर का इंटरवेंशन नहीं होगा। लेकिन 370 के फ़ौरन हटने के बाद और कोई सेफगार्ड न होने की वजह से लोगों के अंदर जो खौफ था, ये खौफ बढ़ता गया। और हमने देखा कि हाल ही में रिपोर्ट्स भी आपने देखी होंगी न्यूज़ में कि मोर देन 20,000 जो एकर्स लैंड है वो कॉरपोरेट कंपनियों को जो है वो देने की बात हो रही है, जहां वो अपने प्लांट्स लगाएंगे। SEZs बनाने की जो है वो बातें चल रही हैं। तो ऐसे में लद्दाख जैसा फ्रेजाइल एरिया जो इकोलॉजिकली बहुत फ्रेजाइल है और
पूरी दुनिया में हम जो है इस वक्त खासकर हमारी जो सरकार है वो पूरी दुनिया में एक लीडिंग रोल प्ले करने का उनका दावा है कि भाई हम एक लीडिंग रोल प्ले करते हैं क्लाइमेट को, जो क्लाइमेट चैलेंजेस है उसको कंट्रोल करने में। वहीं दूसरी तरफ लद्दाख जैसे फ्रेजाइल एरिया के लिए हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है और हम आज भी ज़मीनों के सेफगार्ड के लिए, इन्वायरमेंट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कल्चर के प्रोटेक्शन के लिए, डेमोग्राफिक राइट्स के लिए हम जो है लड़ रहे हैं। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था और ये जो पार्लियामेंट के फ्लोर ऑफ द हाउस कहा गया था कि लद्दाख के लोगों का एम्पावरमेंट होगा, लद्दाख के लोगों की भागीदारी होगी, वो हमें लगता है कि वो हमसे छिन गई है। इसीलिए लोगों के अंदर जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है वो बढ़ती गई और यही वजह है कि लेह और करगिल के लोग मिले और एक ऑर्गेनाइजेशन जो लेह में बना तमाम मजहबी और सियासी लोगों का, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का, लेह एपेक्स बॉडी के नाम पे, इसी तरह कारगिल में कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम पे, और हमारा एक 4 पॉइंट एजेंडे पर जो इत्तेफाक हुआ उसी एजेंडे को उन्हीं लेकर 4 पे हम बात करते हैं जी इत्तेफाक के साथ। पहला है शेड्यूल 6 को लेकर। जी, हमारी जो पहली मांग है कि लद्दाख को सबसे पहले तो फुल फ्लेज स्टेटहुड दिया जाए ताकि लोगों की अपनी असेंबली हो, अपनी गवर्नमेंट हो, अपनी सरकार हो, वो लद्दाख के बारे में, लद्दाख में लद्दाखी एटलीस्ट वो रूल कर सकें। दूसरी बात यह है कि लद्दाख को जो लैंड सेफगार्ड्स हो, कल्चरल सेफगार्ड, इसलिए शेड्यूल 6 का जो प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, क्योंकि लद्दाख की मोर देन 90% जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है, इसलिए शेड्यूल 6 मिलना चाहिए। और ये जो रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उनका मैनिफेस्टो का भी हिस्सा रहा है आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। और दूसरा जो ट्राइबल मिनिस्टर थे अर्जुन मुंडा जी, जो उन्होंने भी जो है रिकमेंड किया था, पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसने भी रिकमेंड किया है लद्दाख को 6 शेड्यूल दिया जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी लद्दाख को 6 शेड्यूल। क्या लग रहा है क्यों नहीं, मतलब अगर गवर्नमेंट इतना, उनके मिनिस्टर बोल रहे हैं और एक समय में ये बात भी थी कि ये कहाँ अड़चन कहाँ लगती है, ये चीजें बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग है और इसी चीज को लेकर के हम यहाँ आए हैं ताकि हम सरकार से बात करें। और मुझे नहीं लगता है कि सरकार को किसी किस्म की मुश्किल होनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने जो सरकार का क्लेम है कि हमने लद्दाख के लोगों को विकास के दायरे में जोड़ने के लिए, मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए, देश से जोड़ने के लिए हमने उनको यूटी दी है। तो हम चाहते हैं कि यूटी ही क्यों, हमें स्टेटहुड दीजिए और हमें 6 शेड्यूल भी दीजिए ताकि हमारा सही मानों में। सेकंड इशू जो आप बोल रहे थे, फिर इसके बाद जो आप देखें कि जब से यूटी बनी है तब से लद्दाख में नौकरियों का जो लोगों का मसला है वो बिल्कुल नौकरियां है ही नहीं। पीएचडी स्कॉलर्स हमारे घूम रहे हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है हमारे पास, जबकि इसके मुकाबले में आप जम्मू कश्मीर यूटी जो हमारा एस्ट वाइल स्टेट था, उस उधर जम्मू कश्मीर के अंदर तो नौकरियां भी लोग ले रहे हैं और नौकरियों का ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट भी हो रहा है। इतना नहीं हो रहा है जितनी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन लद्दाख के मुकाबले में बहुत हद तक है। लद्दाख में इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उसके बावजूद भी जो है जो इंस्टीट्यूशन नहीं है, जो बाहर जम्मू कश्मीर में हमारा वहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन। इवन लद्दाख में जो डिविजनल कैडर के पोस्ट के लिए कोई रिक्रूटमेंट बोर्ड ही नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। एक यूनिवर्सिटी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस की क्लस्टर यूनिवर्सिटी जिसे हम कहते हैं वो है, तो जिनका अपने पास कोई वो जो कोई रिक्रूटमेंट बोर्ड ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि लद्दाख किसी न किसी तरीके से जो एक डेवलपमेंट एंगल से आगे बढ़ना चाहिए, जो सही मानों में लोगों की जो भागीदारी होनी चाहिए वो नहीं है। सिर्फ सड़कें और रोड्स और इन चीज़ों से जो है आप विकास का वो जो दावा नहीं कर सकते हैं जब तक पब्लिक पार्टिसिपेशन ना हो, पब्लिक का डेवलपमेंट ना हो। और तीसरा क्या समझते हैं? 4 बातें लद्दाख के अंदर जो है, जब हमें यूटी ही दिया गया है सरकार ने, तो हमें एम्पावर करने के लिए दिया है। तो हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट में हमारी नुमाइंदगी को मजबूत करने के लिए, पहले जम्मू कश्मीर में हमारे पास एक ही पार्लियामेंट सीट थी, तो अब जब हम लद्दाख खुद एक अलग एक स्टेट या यूटी की शक्ल बन गई है, तो 2 हमें लेह और कारगिल के लिए अलग अलग पार्लियामेंट में हमें जगह मिलनी चाहिए। ये हमारी डिमांड्स थी और मुझे लगता है कि ये सारी जो डिमांड्स हैं ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में आती है और कोई ऐसी डिमांड नहीं है जो हम कुछ हट करके मांग रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि इन चीज़ों पर तवज्जो दे, क्योंकि लद्दाख एक स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ 2 बॉर्डर्स हम मिलते हैं और एक लोगों का एक योगदान देश के लिए हमेशा से रहा है। आज जब देश को, लद्दाखियों को देश की हुकूमत की ज़रूरत है, तो हम ये चाहते हैं कि सरकार अपनी पीठ न दिखाए, बल्कि वो अपना सीना खुला करके लोगों की मांगों को फुलफिल करे। और इसके अलावा कोई और भी आप समझ रहे हैं? इसके अलावा यही है कि जो खासकर जो हमारे जो हिल काउंसिल्स हैं, और हम देखते हैं कि हिल काउंसिल्स के अंदर जो है कोई बिजनेस रूल नहीं है।
यानी हिल काउंसिल वालों को ये नहीं पता है कि सेक्रेटरीज उनके अंदर काम करेंगे या वो सेक्रेटरीज के अंदर काम करेंगे। तो कोई पॉलिसी ही नहीं है, इन्वायरमेंट को लेके कोई पॉलिसी नहीं, एजुकेशन को लेके कोई पॉलिसी नहीं, हेल्थ को लेके कोई पॉलिसी नहीं। इवन मैं आपको करूँ कि अभी हमारे यहाँ कारगिल के अंदर सिटी स्कैन एक मशीन खराब हुई है पिछले फरवरी में, और उसका रोना धोना अभी तक चल रहा है। यानी करगिल में एक आदमी अगर छत से गिर जाता है तो उसको सिटी स्कैन करने के लिए मशीन नहीं है, उसको श्रीनगर रेफर करना पड़ता है। तो एक यूटी बनने के बाद भी आपकी ये हालत है, इससे हमें अंदाजा होता है कि लद्दाख का कोई जो दावे हैं वो सारे खोखले हैं, उसमें एक रियलिस्टिक अप्रोच अपना। एक सजाद भाई, इससे पहले हम पूछें आप किससे मिल रहे हैं और कौन कौन उसमें नाम है, एक मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा क्योंकि मैं काफी जुड़ा रहा हूँ आपके डेवलपमेंट प्लान को लेकर। एक मुझे लगता है जो बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन वहां है वो ये है कि दोनों हिल काउंसिल का बजट है करीब 700 करोड़ के आसपास, लेह का और कारगिल का। वहीं पर अगर यूटी आप देखेंगे जो ऑफिसर्स के हाथ में पैसा है वो करीब 5500 करोड़ रुपए है। तो मुझे लगता है वो एक डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड है कि पैसा जो है वो डेमोक्रेटिक तरीके से ही लागू होना चाहिए। और उन जो आप हिल काउंसिल के अंदर भी जो पैसे हिल काउंसिल के अंदर हैं उसमें भी इतनी टर्म्स एंड कंडीशंस को इतना खतरनाक तरीके से इन्होंने बनाया है, उसको फ्रेम किया है कि काउंसलर्स के जो है वो हाथ पैर एक तरफ से बंधे हुए हैं, सारा आधे से ज्यादा पैसा लैप्स हो जाता है। और पहले जो बजट, हालांकि आपको पहले 10 रुपये भी मिलते थे वो नॉन लैप्सेबल होते थे, आज आपको 100 रुपये दे के कहा जाता है कि ये सारे के सारे लैप्सेबल हैं, जबकि होम मिनिस्टर साहब खुद का बयान है कि लद्दाख का जो फंड होगा वो नॉन लैप्सेबल होगा। और एक जो दूसरी बात आपको मालूम है कि लद्दाख के अंदर जो वर्किंग सीजन है बहुत शॉर्ट है, सिर्फ 6 महीने ही आप काम कर सकते हैं, 6 महीने सर्दियों के होते हैं, कोई काम नहीं होता है। इसलिए भी लद्दाख में जो बजट है वो नॉन लैप्सेबल होना लाजमी है। तो आप अब जब यहाँ हैं, आप कल मिल रहे हैं मिनिस्ट्री में, मिनिस्टर ऑफ होम से किस किस से मिल रहे हैं, कौन कौन है जो डेलीगेशन? देखिए, हम हमारे यहाँ कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से हमारे जो सीनियर फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं कमर अली आखून साहब हैं, फॉर्मर एमएलए असगर अली करबलाई साहब हैं, और मैं हूँ जमीयत उलमा इस्लाह शरिया का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। इसी के साथ साथ हमारे लेह से जो फॉर्मर एमपी रहे हैं श्री ठुस्तान सवान जी, उसके बाद मिनिस्टर रहे हैं लद्दाख अफेयर्स के जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर, और हमारे सिरिंग दर्जे लगरुक साहब, और दूसरे जो मिनिस्टर भी रहे हैं, एमएलए भी रहे हैं, जनाब नवाब रगजिन जोरा साहब। तो हम 6 लोग मिल रहे हैं। तो एमओएस होम नित्यानंद राय जी के साथ हम मिल रहे हैं, और इस मीटिंग में हम ये तय करेंगे कि आगे का डायलॉग का प्रोसेस कैसे हम आगे बढ़ेंगे, और जो कंपोजिशन एक हाई पावर्ड कमेटी बनी थी जिसके बाद हमारा इख्तलाफ हुआ था, उस हाई पावर्ड कमेटी को किस तरीके से हम आगे लेकर के चलेंगे। और इस हाई पावर्ड कमेटी में थोड़ी चेंजेस की ज़रूरत थी, हमने महसूस की, तो उसको लेकर के हम बात करेंगे हमारे होम से। हमें उम्मीद है, हम एक ओपन खुले दिल के साथ, दिमाग के साथ आए हैं, और हम चाहेंगे कि सरकार भी खुले दिल के साथ इस बातचीत में अपना रोल प्ले करे। थैंक यू सजद भाई। और हम यही आपसे मतलब उम्मीद करते हैं आपसे, गवर्नमेंट से, कि डायलॉग होगा, डायलॉग की जो कल्चर है उसको जिंदा रखा जाएगा। और सिर्फ ये एक आपसे और शेयर करना चाह रहा था, वहाँ बहुत सारे क्लाइमेट एक्शन प्लान्स बन रहे हैं, जी, बहुत कंसल्टेंसीज आ रही है, थोड़ा उनसे संभल कर रहिएगा, क्योंकि वो कंसल्टेंसीज मुझे नहीं लगता कि वो आपसे भी कंसल्ट कर रहे हैं, क्योंकि क्लाइमेट एक्शन प्लान बिना लोगों के नहीं बन सकता है। और जैसा आपने कहा कि कितना वहाँ जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, उसका असर है लोगों पर, और साथ में अगर वो पूरी जमीन कॉर्पोरेट को जाएगी तो फिर तो वो बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाएगी। चलिए, ऑल द बेस्ट। और आपसे अच्छा हुआ कि इसी बहाने आपसे बातचीत हुई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पुराने और तमाम देखने वालों। थैंक यू। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।